नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। जैसे कि हम लेकर आए थे फर्स्ट वीडियो में, लेकर आए भी फर्स्ट पार्ट में लेकर आए थे 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं 51 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि हो सकती है? ऑप्शन ए है एड्रीनल ग्रंथि, बी ऑप्शन है आश्रू ग्रंथि, सी ऑप्शन है अग्नाशय और डी ऑप्शन है थायराइड। क्या ऑप्शन होगा राइट इसमें? एड्रीनल ग्रंथि, आश्रू ग्रंथि, अग्नाशय या थायराइड, बताइए। इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अग्नाशय, यानी कि पैंक्रियाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? ऑप्शन ए है चीनी मिट्टी, बी है कोरेंडम, सी ऑप्शन है जिप्सम और डी ऑप्शन है टैल्क। बताइए क्या ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा जिप्सम, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, बी ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा, ऑप्शन सी है लिथियम बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, और डी ऑप्शन है दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। कौन सा सुमेलित नहीं है चारों में से? इसमें ऑप्शन होगा ए राइट, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। ए है अकार्बनिक अम्ल, बी है कार्बनिक अम्ल, सी है फ्लेवोनाइड और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा? कमेंट करके बताइए। इसमें होगा फिनॉल ऑप्शन सी होगा फिनॉल फ्लेवोनाइड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोसिस्टम के संबंध के बारे में सत्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं, उत्पादक सी ऑप्शन है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ऑप्शन डी है द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56। सुपोषण के संदर्भ में कथन सही है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन फर्स्ट है यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। सेकंड ऑप्शन है यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही या दोनों गलत? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें दोनों ही राइट होंगे। यह जल निकाय के पोषक तत्वों की संवर्धन घटना है और ऑप्शन 2 भी सही होगी, जल में घुलित ऑक्सीजन को कम भी करता है सुपोषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट, ठीक है, शहरी पर्यावरण यानी कि अर्बन एनवायरनमेंट, और ऑप्शन डी है आधुनिक पर्यावरण यानी कि मॉडर्न एनवायरनमेंट। कौन सा होगा राइट? इसमें होगा ऑप्शन बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सत्य नहीं है पूछ रहा है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। ऑप्शन सी है विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन डी है जैव विविधता शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। क्या राइट होगा? सही नहीं बताना है, ठीक है। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? ए है लाइकेंस, बी है मैथिल मर्क्यूरी, ऑप्शन सी है गुलाब का पौधा, ऑप्शन डी है सूरजमुखी का पुष्प। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा लाइकेंस, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है बताना, ठीक है। अलवणीकरण, समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण, पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, और पास्तुरीकरण चाय। कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए कमेंट करके। तो ये पास्तुरीकरण इसमें नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? ए है सोडियम क्लोरेट, बी है पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोरेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है और भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है कौन सी गैस है वो? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है मीथेन। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें होगा मीथेन, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, का सचिवालय वर्तमान में किस स्थान पर है? ठीक है, ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है गुरुग्राम, ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। क्या होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम में होगा। गुरुग्राम में इसका सचिवालय है आईएससी का, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है
100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दीव, ऑप्शन डी है पुडुचेरी। क्या होगा इसमें? तो दीव जो है, दीव ऐसा है 100% सौर ऊर्जा में चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 65। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, एवं सतत विकास लक्ष्य SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित भारत राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। और कारण है SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। वही है ऑप्शन, कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। बी ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही हैं परंतु व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन ए सही है आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। ठीक है, क्या ऑप्शन होगा लगाइए। मानव विकास सूचकांक यानी HDI एवं SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ठीक है, आगे SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। दोनों सही हैं। अब करते इसकी व्याख्या की बात। HDI और SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, क्योंकि SDG लक्ष्य के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। हाँ, व्याख्या भी करेगा। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या क्या? ए है स्वास्थ्य, फर्स्ट है स्वास्थ्य, सेकंड है शिक्षा और थर्ड है जीवन स्तर। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए में है केवल एक सही, ऑप्शन बी है उसमें सेकंड और थर्ड सही, ऑप्शन सी है 1 और सेकंड सही, ऑप्शन डी है तीनों सही। कौन सा राइट होगा? स्वास्थ्य इसमें आता ही है, शिक्षा भी आती है, जीवन स्तर भी आता है, तीनों राइट होंगे इसमें, तो ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रम में, कालानुक्रम में लगाना है इसको। ठीक है, व्यवस्थित करना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। कब कब आए थे ये? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। ठीक, जैव विविधता अधिनियम जो आया था ये आया था 2002 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो आया है जो आया है वो आया है 1973 में। ठीक है, और प्रोजेक्ट हाथी जो है ये आया है 1992 में। लगाइए क्रम तो आसान हो जाएगा और भी। ठीक है, पहले 72 ले लेते हैं, फिर 73 ले लेते हैं। ठीक है, 1 3 4 2, 1 3 4 2 किसमें है? ऑप्शन बी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS यानी कि
सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है, के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म और मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 30। बताइए, कमेंट करिए कितने दिनों में अनिवार्य है। तो वो है 21 दिन। ऑप्शन बी राइट होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात हो रही है, में सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए है उच्च रक्तचाप, बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है HIV परीक्षण, ऑप्शन डी है मृत्यु का पंजीकरण। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। यह इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है उल्टा U आकार का, उल्टा U आकार का, उल्टा V आकार का, ठीक है, उल्टा L आकार का, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए उल्टा U आकार का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ठीक है। अब इसमें वही ऑप्शन है, दोनों सही हैं, कथन कारण दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन बी है दोनों कारण सही, कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है, ठीक है। क्या राइट होगा बताइए? सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही है। और सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे, ये भी सही है, और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? ऑप्शन ए है मनरेगा, ऑप्शन बी है पहल, ऑप्शन सी है NSAP, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में सही कथन सही बताना है। फर्स्ट है यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। और सेकंड ऑप्शन है महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। थर्ड ऑप्शन है 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। कौन सा सही है तीनों में से?
फर्स्ट ए ऑप्शन है 1 और 2, सेकंड ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, और सी ऑप्शन है 1 2 3, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगा, बिल्कुल सही। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा, सही। और 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 74 भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कथन सही बताना है। ऑप्शन ए है लगान का विनिमय, और सेकंड है अवधि की सुरक्षा, और थर्ड है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। और ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है 1 और 2, सी ऑप्शन है 2 और 3, और डी ऑप्शन है 1 2 3। कौन सा राइट होगा इसमें? लगान का विनिमय है, ठीक है, और अवधि की सुरक्षा भी है, और पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा भी। तीनों राइट होंगे, मतलब ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है सार्वजनिक प्रतियोगिता संसाधन प्रदान करना। सेकंड है सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना। थर्ड है संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना। ऑप्शन 4 है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। अब देखते हैं ऑप्शन ए में क्या है। 1 2 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हैं। ऑप्शन सी है सारे सही हैं, 1 2 3 4। और ऑप्शन डी है 1 3 और 4। ठीक है, कौन सा राइट होगा इसमें? सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, और संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना, और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। सारे ठीक हैं, ऑप्शन सी राइट होगा फिर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुएज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का क्रम। उत्तर से दक्षिण जाना है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, इस तरीके से चलना है। तो क्या राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए है लेक टिम्सा और लिटिल बीटर लेक, ग्रेट बीटर लेक, लेक मंजिला। और ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक, लेक टिम्सा और लेक मंजिला। लेक मंजिला, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक और लेक टिम्सा। लेक मंजिला, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। कौन सा राइट होगा? पहले आएगा लेक मंजिला, फिर आएगा लेक टिम्सा, फिर आएगा ग्रेट बीटर लेक, फिर आएगा लिटिल बीटर लेक। ठीक है, इसमें होगा लेक मंजिला, 2 में है। लेक मंजिला के बाद लेक टिम्सा, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है। ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक कटक, ऑप्शन बी है दक्षिण अटलांटिक कटक, ऑप्शन सी है हिंद महासागर कटक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा?
इसमें होगा ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक कटक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम दिए हैं, देश एक तरफ देश दिए हैं, ठीक है। विलीज के सामने दिया फिलीपींस, टेफू के सामने दिया है ऑस्ट्रेलिया, बगुइओ के सामने दिया जापान और हरिकेन्स के सामने दिया यूएसए। कौन सा राइट होगा सारों में से? तो विली जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। और ये एक सेकेंड आया, एक सेकेंड है दो में, एक तो इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। हरिकेन्स आएगा यूएसए में। 4 किसका है? 4 किस में है? तो 78 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ये हो गया, एक का सेकेंड हुआ, बी का थर्ड, टेफू जापान में है, हरिकेन्स यूएसए में और बगुइयो फिलीपींस में, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है कजान, ऑप्शन बी है ओमस्क, ऑप्शन सी है सोची, ऑप्शन डी है चिता। कौन सा सही नहीं है कमेंट करिए। तो ये है इसमें ऑप्शन सी, सोची नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। ए है सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब, बी ऑप्शन है हबूब सूडान, ऑप्शन सी है यामो जापान, ऑप्शन डी है मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो सांता आना कैलिफोर्निया में ठीक है, हबूब सूडान में ये भी ठीक है, यामो जापान में ये भी ठीक है, और मिस्ट्रल जो है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, तो ये है मिस्ट्रल फ्रांस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 तालचीर या तलचर, ठीक है। तलचर के सामने दिया दामोदर घाटी, तलचीर के सामने दामोदर घाटी, कर्णपुरा के सामने सोन घाटी, और सिंगरौली के सामने गोदावरी घाटी, और सिंगरैनी के सामने महानदी, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन राइट इनमें से चारों में से? तो तलचर हमको पता है कहाँ है, ये है आपको उड़ीसा में पता है, ठीक है। अब ये आपको पता है तो आपको उड़ीसा में नदी भी पता होगी, तो ये आएगा तलचीर का महानदी से। अभी देखिए हमने एक में ही मिलाया और एक में ही 4 है पहले में, ठीक है। तो ये यहाँ से पूरा पता चल गया कि हाँ ये राइट होगा, ठीक है। अब बी देख लेते हैं। बी है कर्णपुरा दामोदर, ठीक है। सिंगरौली है सोन घाटी, सिंगरौली है सोन घाटी, कर्णपुरा है दामोदर, और सिंगरैनी है गोदावरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? ए है गुरलामांदता, बी है नामचा बरवा, और सी है कामेट, और डी है नंगा पर्वत, ठीक है। कौन सा होगा?
गुरला मांदता होगा, क्योंकि ये कहाँ है, ये है आपका चीन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रम से कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कैसे कम होती है बताइए, कमेंट करिए। ये होगा आपका ये पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठे जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? ऑप्शन ए है बराक नदी, ऑप्शन बी है लूनी नदी, ऑप्शन सी है घग्गर नदी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या राइट होगा इसमें बताइए। जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल हो, ये मान लीजिए ऊपरी भाग में, यहाँ पर देख लीजिए, ऊपरी मार्ग में मीठा जल हो और निचले भाग में खारा जल हो। ठीक है, तो वो कौन से किस नदी का प्रवाह मिलता है वहाँ पर, खारे जल का प्रवाह मिलता है। ठीक है, तो वो है लूनी नदी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। क्या है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? ऑप्शन ए है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन बी है महानदी डेल्टा, ऑप्शन सी है बंगाल डेल्टा, ऑप्शन डी है कावेरी डेल्टा। क्या होगा? ये होगा आपका बंगाल डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। कथन कारण दोनों सही व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही हैं परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है पर आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें? उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। नहीं, ऑप्शन बी राइट होगा। सही, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? ए है, ऑप्शन ए है दाम यानी ताम्र की मुद्रा। बी ऑप्शन है देसाई मतलब राजस्व अधिकारी। ऑप्शन सी है दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और ऑप्शन डी है जरीब जो एक प्रकार का कर है। क्या ऑप्शन होगा इसमें चारों में से? लगाइए, कमेंट करिए उसको। तो जरीब क्या है? जरीब जो है एक प्रकार का कर नहीं है, ये नापने की, जैसे ज़मीन नापते हैं वो उसमें नापने की एक इकाई है। नापने की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 88 क्या है? मुल्ला दाऊद, चांदायन, दामोदर कवि, आशिका, सोमनाथ, पद्मावती कथा। ऑप्शन डी है अमीर खुसरो, राग भी बहुत। क्या होगा इसमें चारों में से? मिलान करना है। मुल्ला दाऊद हमको पता है चंदायन का, और दामोदर का भी पता है हमको पद्मावती कथा से। ठीक है, अब बचे दो ऑप्शन, एक पहले का पहला और बी का थर्ड। अच्छा, इन दो में फंस रहे हैं अभी क्वेश्चन में। ठीक है, और देख लेते हैं सोमनाथ। सोमनाथ है राग भी बहुत का, सोमनाथ राग भी बहुत का, सी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अच्छा हाँ बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन ए है भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी है मालवा का राज बहादुर, ऑप्शन सी है मेवाड़ का उदय सिंह, ऑप्शन डी है गुजरात का मुजफ्फर शाह। किसने दिया था अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण? तो अकबर के पूर्व जो तानसेन था उसको जो संरक्षण दिया था वो दिया था रामचंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ राजवंश दिए हैं और दूसरी तरफ राजधानी दी है। ठीक है, पल्लव, वारंगल, पांड्य, कांची, यादव, मदुरा, काकतीय, देवगिरी। मिलाना है, मिलान करिए इनको और कमेंट करिए कौन सा राइट होगा। पल्लव की राजधानी कांची और पांड्य की राजधानी मदुरा। आ रहा है किसी में पहले का 2 बी का 3, पहले का 2, अच्छा 3 में पहले का 2, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और बी का 3 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो सी का 4 हो जाएगा। यादव की जो राजधानी थी यादव वंश की वो थी देवगिरी, और काकतीय की जो थी वो थी वारंगल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए चलते हैं 91 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित स्मारकों की कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। रबिया दौरानी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एक बिहार में भी है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम यानी कि बिहार, ये बिहार है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र है। और ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली, और अटाला मस्जिद जौनपुर यानी कि यूपी। ठीक है, अब इनको क्रम में लगाना है, लगाइए और कमेंट कीजिए। चलिए आपके लिए और आसान बनाते हैं इसको। ये जो रबिया दौरानी का मकबरा है ये है 1660 में। ठीक, 1660। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो है आपका 1545 में, और हुमायूं का जो मकबरा है वो है आपका 1565 में, और अटाला मस्जिद जो है, अटाला मस्जिद है 1408 में।
तो सबसे पहले तो यही आएगा टाला मस्जिद 4 किस में है पहले में, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, एक का ये 4 आ गया। ठीक है, फिर 4 के बाद सेकंड 1545, फिर 1565 और फिर 1500 नहीं पहले 1560 और फिर 1565। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाइन्टी टू, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन, कौन सा कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मनसबदारी का पद पैतृक था। ठीक है, अब बताना है केवल एक राइट है, दोनों राइट हैं। ऑप्शन सी है केवल 2 राइट है, ऑप्शन डी है दोनों में से कोई राइट नहीं है। ठीक है, बताइए क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये जो पद था वो पैतृक नहीं था। ठीक है, तो ये गलत है। और ऑप्शन ए मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 93, इलाहाबाद की संधि, कुछ संधियाँ दी हुई हैं। इलाहाबाद की संधि 1782 उसके सामने, और मंगलोर की संधि 1784, और ऑप्शन सी है सालवाई की संधि 1769, और मद्रास की संधि है आपकी 1765। क्या होगा, इसमें मिलान करना है। देखिए, इलाहाबाद की जो संधि है वो हुई है 1765 में। ठीक है, ए का 4 किस किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इसको काट दो, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, और फिर है मंगलोर की संधि है 84 में। ठीक है, अब सेकंड भी है इसमें, इसमें भी है। अब कन्फ्यूजन होगा 1 और 3 में। ठीक है, तो सालवाई की जो सालवाई की जो संधि है वो हुई है 1782 में। ठीक है, और मद्रास की जो संधि है वो हुई है 69 में। ऑप्शन किस पे पहुंचे हम, सी पे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94, इनको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। कमेंट करिए जल्दी से, क्रम में लगाइए इनको अच्छे तरीके से, और फिर ऑप्शन लगाइए, क्या ऑप्शन क्या होंगे। ठीक है, चलिए और आसान करते हैं इसको। ये जो पूना पैक्ट हुआ है वो हुआ है 1932। गांधी इरविन समझौता जो हुआ है वो हुआ है 1931 में। ठीक है, और क्रिप्स मिशन जो है वो हुआ है आपका कितने में, 1900 ये हुआ 1942 में। ठीक है, और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है वो हुआ है 1930 में। ठीक है, सबसे पहले 30 आएगा, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले आएगा, 4 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखेंगे 31, यानी कि सेकंड किस में, सेकंड इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है। ठीक है, 32 देखेंगे, फिर पूना समझौता फिर है, यानी कि फर्स्ट है तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा सी राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है।
फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सेकंड है पूर्वी बंगाल और आसाम यानी कि असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। केवल एक, दोनों सही, सी ऑप्शन है केवल 2 और डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया। दोनों सही हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला, ठीक है, किसने बनाया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है श्री राजगोपालचारी ने, ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन डी है VP मेनन ने। कौन सा होगा? किसने बनाया था? मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला, यानी कि इसमें होगा ऑप्शन बी राइट, राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ऑप्शन ए है पार्थ सारथी गुप्त, ऑप्शन बी है S गोपाल, ऑप्शन सी है BR नंदा, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा ऑप्शन डी विपिन चंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन, वन और वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, या दोनों में, और या किसी में नहीं? क्या राइट होगा? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, मूल कर्तव्यों में भी है, तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। और ये फंडामेंटल राइट्स में भी आता है, यदि एक आध ऑप्शन होता, एक और ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, ठीक है, जैसे कि ये फंडामेंटल राइट्स आता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग रहते हैं। थर्ड है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। केवल एक, 2 और 3 दोनों सही, एक और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है केवल 3। कौन सा राइट होगा? पचास % सीटें अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? नहीं, गलत। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग आते हैं। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग आते हैं, ये भी गलत है। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ये ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 2 का, ठीक है। अगली जो वीडियो आएगी हम लेकर आएंगे 50 क्वेश्चन पे पार्ट 3, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, सेकंड पार्ट का, ठीक है। ये नेक्स्ट में होगा। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है RTE अधिनियम,
ऑप्शन बी है आरटीआई अधिनियम, ऑप्शन सी है मनरेगा, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। कौन सा राइट होगा? तो इसमें होगा आरटीआई अधिनियम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। जल्द ही करंट अफेयर की क्लास भी आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसको भी देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।